दोस्तों, मैं हूं सर्वेश यादव और स्वागत है आपका जीएस एक्सपर्ट हब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि मैं प्रत्येक करंट अफेयर्स को आप तक पहुंचाऊंगा, वह भी निःशुल्क। तो जुड़े रहिए दोस्तों, जो मैं आपको दे के जाऊंगा मेरा दावा है कोई दे नहीं पाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं अगर करंट अफेयर्स की, तो भारत के 28 राज्यों में जितनी भी योजनाएं चलाई गई हैं या जितने भी करंट अफेयर्स नए तैयार हुए हैं, उन सभी को मैं आप तक पहुंचाऊंगा जनवरी से लेके दिसंबर तक के। जैसे जैसे चीजें चलती रहेंगी वैसे वैसे मैं आपको पर डे की करंट अफेयर्स अवेलेबल कराता रहूंगा दोस्तों। ठीक है, तो बस जुड़े रहिए मेरे साथ। आइए हम बिना समय गवाए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। करंट अफेयर्स का पहला प्रश्न है कि कोरोना के प्रकोप के कारण किस राज्य ने अपने 9 दिवसीय त्योहार करगा को रद्द कर दिया है। आप सभी जानते हैं कि वर्तमान समय में कोरोना के प्रकोप से पूरा विश्व परेशान है और इस स्थिति में किसी भी प्रकार की सामूहिक एकजुटता प्रदर्शित नहीं की जा सकती है, क्योंकि उससे बचने का सबसे अच्छा उपाय है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। अगर त्योहार को मनाया जाता है तो काफी ज्यादा मात्रा में लोग एकत्रित होते हैं, इसलिए किस सरकार ने अपने यहाँ मनाए जाने वाले करगा त्योहार को रद्द कर दिया है। जैसे हमारे यहाँ नवरात्र 9 दिन का मनाया जाता है, फिर दशहरा का सेलिब्रेशन होता है, उसी प्रकार करगा किस जगह का राजकीय त्योहार है, इसके बारे में पहले जान लेते हैं दोस्तों। तो यदि करगा की बात करें तो करगा कर्नाटक का राजकीय त्योहार है। करगा को कर्नाटक में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तो जो प्रश्न है आपका कि कोरोना के प्रकोप के कारण किस राज्य ने अपने 9 दिवसीय त्योहार करगा को रद्द कर दिया है, तो आपका आंसर क्या रहेगा? आंसर रहेगा ऑप्शन ए, कर्नाटक ने। ठीक है दोस्तों, अब यह जान लीजिए कि कर्नाटक के किस क्षेत्र में यह 9 दिवसीय त्योहार करगा को मनाया जाता है। तो कर्नाटक के बेंगलुरु क्षेत्र में करगा को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, और यह अब इससे संबंधित जो प्रश्न होते हैं दोस्तों उसको भी एक बार देख लीजिए। अब इससे जो प्रश्न बन सकता है कि करगा जो त्योहार है कर्नाटक में 9 दिनों तक मनाया जाता है, यह किस संप्रदाय के लोगों के द्वारा मनाया जाता है या किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, इनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यह जो करगा त्योहार है यह थेगला संप्रदाय के द्वारा मनाया जाता है। करगा थेगला संप्रदाय के द्वारा, और थेगला संप्रदाय कर्नाटक के बेंगलुरु में निवास करती है। अब आप कहेंगे कि थेगला संप्रदाय क्या होता है, तो जो फूलों की खेती करते हैं, सब्जियों की खेती करते हैं, बेंगलुरु में उन्हें थेगला संप्रदाय या थेगला जनजाति के रूप में जाना जाता है और करगा त्योहार थेगला जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। तो इस बात को नोट कर लीजिए कि जो करगा त्योहार है वह थेगला जनजाति के द्वारा मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। और इससे जो बनने वाला कुछ और संभावित प्रश्न है उसको भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। रीजन क्या है दोस्तों कि किसी भी टॉपिक से प्रश्न उठाया जा सकता है। यदि करगा को रद्द किया गया तो करगा की पृष्ठभूमि क्या है इसको भी जानना अनिवार्य है दोस्तों। करगा के दिन क्या होता है कि एक द्रौपदी को, जो द्रौपदी महाभारत में जिसका चरितार्थ किया गया है, द्रौपदी के संदर्भ में ही यह त्योहार मनाया जाता है। और यह त्योहार किस मंदिर में मनाया जाता है उस मंदिर को भी नोट कर लीजिए, क्योंकि ये आने वाले एग्जामिनेशन का प्रश्न हो सकता है कि कर्नाटक के बेंगलुरु में थेगला संप्रदाय के लोगों के द्वारा मनाया जाने वाला जो करगा त्योहार है वह किस मंदिर में मनाया जाता है। तो यह धर्मराय मंदिर में मनाया जाता है। अब आप धर्मराज का नाम तो जानते ही हैं दोस्तों। धर्मराज कौन थे? युधिष्ठिर थे। ठीक है, तो धर्मराय स्वामी मंदिर में यह त्योहार मनाया जाता है, नोट कर लीजिए, धर्मराय स्वामी मंदिर में। ये इस त्योहार से बनने वाले प्रश्न हो गए। पहला प्रश्न कि कोरोना के प्रकोप के कारण किस राज्य ने 9 दिवसीय त्योहार करगा को रद्द कर दिया, तो कर्नाटक ने। कर्नाटक के किस क्षेत्र में मनाया जाता है? कर्नाटक के बेंगलुरु में मनाया जाता है। करगा किस संप्रदाय के लोगों के द्वारा मनाया जाता है? तो थेगला संप्रदाय के लोगों के द्वारा मनाया जाता है। किस मंदिर में मनाया जाता है? धर्मराय स्वामी मंदिर में मनाया जाता है। ये इतनी चीजें हो गई इस त्योहार से संबंधित। अब हम एक नजर डाल लेते हैं दोस्तों कर्नाटक से संबंधित विषयों में। ठीक है, कर्नाटक राज्य विशेषांक देख लेते हैं। जो कर्नाटक से बनने वाले प्रश्न हैं उसके बारे में भी एक बार देख लेते हैं दोस्तों। एक एक टॉपिक मैं क्लियर करके जाऊंगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहें। बस जिस तरह से आप जुड़े हैं उसी तरह से लोगों को जोड़ते रहें, और वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करिए। आइए एक बार हम कर्नाटक की पृष्ठभूमि देख लेते हैं जो कर्नाटक से प्रश्न बनने के लिए तत्पर है। यानी कि जिस टॉपिक से कर्नाटक पे प्रश्न बन सकता है हम उन्हीं विषयों का
अध्ययन करेंगे दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं कर्नाटक की। तो कर्नाटक का इस समय वर्तमान में सीएम कौन है, इससे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कर्नाटक के वर्तमान चीफ मिनिस्टर या मुख्यमंत्री कौन है। तो वर्तमान में कर्नाटक के जो सीएम हैं वो BS येदियुरप्पा हैं, इसको नोट कर लीजिए। वर्तमान में कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा हैं। वर्तमान में गवर्नर यानी कि राज्यपाल कौन है, यह भी देख लीजिए। वर्तमान में कर्नाटक के राज्यपाल कौन है, तो वर्तमान में कर्नाटक के राज्यपाल हैं बैजूभाई। वर्तमान में कर्नाटक के राज्यपाल हैं बैजूभाई। अब इस कर्नाटक से संबंधित अन्य प्रश्न जो बन सकते हैं दोस्तों, उसको भी देख लेते हैं। कर्नाटक का राजकीय पुष्प क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। कर्नाटक का राजकीय पुष्प, ठीक है दोस्तों। तो कर्नाटक का राजकीय पुष्प क्या है दोस्तों, तो राजकीय पुष्प है कमल, नोट कर लें। फिर हम देखते हैं कि कर्नाटक का राजकीय पशु क्या है। यह सब भी जानना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि किसी भी एग्जामिनेशंस में यह क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो भारतीय हाथी, भारतीय हाथी कर्नाटक का राजकीय पशु है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम देख लेते हैं कि कर्नाटक का राजकीय पक्षी कौन है। तो आपने इंडियन रोलर का नाम सुना ही होगा दोस्तों। इंडियन रोलर इस राज्य की राजकीय पक्षी है, इसको नोट कर लीजिए। कर्नाटक की राजकीय पक्षी क्या है दोस्तों, इंडियन रोलर है। और अगर राजकीय वृक्ष की बात की जाए तो कर्नाटक का राजकीय वृक्ष क्या है, तो चंदन का पेड़। चंदन का पेड़ कर्नाटक का राजकीय वृक्ष है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए। अब एक तरफ देख लेते हैं कर्नाटक से जो लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों की संख्या है, उस पर एक नजर डाल लेते हैं। यह एक प्रकार से कर्नाटक विशेषांक हो जाएगा दोस्तों। कर्नाटक से संबंधित कोई भी प्रश्न इससे बाहर का नहीं आएगा। तो कर्नाटक के वर्तमान लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, उसको नोट कर लीजिए। लोकसभा सदस्य, तो वर्तमान में कर्नाटक में लोकसभा सीटों की संख्या 28 है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम देखते हैं राज्यसभा में कितने सदस्यों की सीटें हैं। लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, सीटों की संख्या कितनी है दोस्तों, 28 है। और राज्यसभा में, तो राज्यसभा में सीटों की संख्या है 12। अब आप सभी जानते हैं कि कर्नाटक में द्विसदनीय विधानमंडल का प्रावधान है, तो इसलिए यहां पे विधानसभा और विधान परिषद भी होंगे। तो हम देख लेते हैं कि विधानसभा में सदस्यों की कितनी सीटें हैं और विधान परिषद में कितनी है दोस्तों। एक भी पॉइंट बचेगा नहीं दोस्तों, सब पढ़ा के जाऊंगा, बस जुड़े रहिए साथ में, ठीक है। तो देखते हैं विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है दोस्तों। तो वर्तमान समय में कर्नाटक के विधानसभा में 224 सीटें हैं और वर्तमान में कर्नाटक के विधान परिषद में कुल 75 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं दोस्तों, कुल 75 सीटें हैं। इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। फिर हम देख लेते हैं कि कौन सी योजनाएं अभी हाल ही में कर्नाटक सरकार के द्वारा चलाई गई हैं। जितनी भी चीजें कर्नाटक से हैं दोस्तों, सब मैं एक्सप्लेन करके जा रहा हूं, आपको एग्जामिनेशन में इससे बाहर से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो अभी हाल ही में 5 फरवरी 2020 को, कब, 5 फरवरी 2020 को एक जन सेवा योजना का प्रारंभ किया है कर्नाटक सरकार ने। कौन सी योजना, योजना का नाम लिख लीजिए दोस्तों। योजना का नाम है जन सेवा योजना। जन सेवा योजना, यह इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि यह पूरे भारत में पहली योजना है जिसके द्वारा वह उस राज्य के नागरिकों को फ्री में बिना समय गंवाए राजकीय सेवाएं मुहैया कराई जाएंगी, सरकारी सेवाएं मुहैया कराई जाएंगी। चाहे आधार कार्ड बनवाना हो या फिर अन्य कोई सरकारी कार्य कराना हो, तो सरकारी कर्मचारी घर घर जाकर उन्हें यह सुविधा मुहैया कराएंगे। और कर्नाटक सरकार पहला राज्य है जिसने यह सुविधा जन सेवा योजना के माध्यम से प्रारंभ की है दोस्तों।
तो ध्यान रखिएगा, किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में? बीएस येदियुरप्पा के कार्यकाल में दोस्तों। नोट कर लीजिए, कौन सी योजना है? जन सेवा योजना। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, अपने अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। तो अगला प्रश्न है, ZSI के अनुसार हिमालयन आइबैक्स साइबेरियन आइबैक्स की एक प्रजाति है, अतः यह बताइए कि साइबेरियन आइबैक्स किसकी प्रजाति है? हिमालयन आइबैक्स किसकी प्रजाति है? यह कुछ समय पहले ZSI के द्वारा बताया गया था कि जो हिमालयन आइबैक्स है वह साइबेरियन आइबैक्स की एक प्रजाति है, लेकिन अभी जल्द ही इस बात में मतभेद उत्पन्न हो गया। आपके हिमालयन आइबैक्स और साइबेरियन आइबैक्स को अलग अलग प्रजाति का बताया गया है दोस्तों। ठीक है, तो आपसे प्रश्न पूछा गया है कि साइबेरियन आइबैक्स किसकी प्रजाति है? आपके पास ऑप्शन है, अ वाइल्ड फॉक्स जंगली लोमड़ी की प्रजाति है, अ वाइल्ड डियर जंगली हिरन की प्रजाति है, अ वाइल्ड काऊ जंगली गाय की प्रजाति है, या अ वाइल्ड गोट जंगली बकरी की प्रजाति है। तो आपका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, जंगली बकरी की प्रजाति है। आपकी हिमालयन साइबेरियन आइबैक्स किसकी प्रजाति है दोस्तों? आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, जंगली बकरी की प्रजाति है, अ वाइल्ड गोट स्पीसीज। इसको किसने क्लियरिफाई किया? इसको क्लियरिफाई किया है ZSI ने। अब एक नजर ZSI पे डाल लेते हैं दोस्तों कि ZSI का प्रारूप क्या है, ठीक है, और ZSI का कार्य क्या है, ZSI का गठन कब हुआ, इसके अध्यक्ष कौन है, क्योंकि यहां से भी प्रश्न बनने की संभावनाएं अधिक है दोस्तों। तो आइए बात करते हैं ZSI की। तो ZSI की अगर बात करें तो सबसे पहले इसका पूर्ण रूप देख लेते हैं कि ZSI का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों। तो ZSI का पूर्ण रूप है दोस्तों जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यह ZSI का पूर्ण रूप है। और इसका कार्य क्या है दोस्तों? इसका कार्य है भारत में उपस्थित जीव जंतुओं के नामकरण को सुनिश्चित करना, उनके प्रजातियों के नामकरण को सुनिश्चित करना, और वह किस प्रजाति से संबंधित हैं इस बात को विस्तार से समझाना। यही कार्य है हमारे ZSI का, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं कि ZSI का गठन कब हुआ, यह भी जान लीजिए क्योंकि यह इस बार एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट हो सकता है दोस्तों। तो ZSI का जो गठन हुआ वह 1 जुलाई 1916 को हुआ। कब हुआ इसका गठन? 1 जुलाई 1916 को दोस्तों। अब देख लेते हैं कि इसका मुख्यालय कहां है। मुख्यालयों से भी कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं, इसलिए मुख्यालयों की भी जानकारी करते चलिएगा। तो इसका जो मुख्यालय है दोस्तों वह कोलकाता में है। कभी यह कलकत्ता के नाम से जाना जाता था। जिस समय 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ था, उस समय 1774 ईस्वी में 73 एक्ट के आधार पर 74 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी, पर वर्तमान में उसी कलकत्ता को हम कोलकाता के नाम से जानते हैं दोस्तों। इसको नोट कर लीजिए। फिर हम देख लेते हैं इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है या निदेशक कौन है। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो वर्तमान में ZSI के निदेशक हैं कैलाश चंद्र, डॉक्टर कैलाश चंद्र वर्तमान में ZSI के निदेशक हैं दोस्तों। नोट कर लीजिए ZSI। अब बात कर लेते हैं कि ZSI किसके अंतर्गत कार्य करता है, यानी कि किसके अधीन कार्य करता है। तो ZSI पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसको नोट कर लीजिए। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए। ZSI किसके अंतर्गत काम करता है, किसके अधीन काम करता है? तो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। यदि आपसे यहां से प्रश्न पूछ ले कि वर्तमान में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के कैबिनेट मिनिस्टर कौन है या कैबिनेट मंत्री कौन है, क्योंकि यह भी प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में दोस्तों, तो इस पे भी एक नजर डाल लीजिए कि वर्तमान में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के जो कैबिनेट मंत्री हैं वो प्रकाश जावड़ेकर हैं। प्रकाश जावड़ेकर।
और यदि राज्य मंत्री की बात कर ले दोस्तों, तब आपका जवाब क्या होगा? क्योंकि ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, मैं ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं कराऊंगा जो आपके एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। तो साथ में सब चीजों को नोट करते हुए चलिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। राज्य मंत्री हैं बाबुल सुप्रियो, बाबुल सुप्रियो वर्तमान में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं बाबुल सुप्रियो व कैबिनेट मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए। यह जेडएसआई के बारे में पूर्ण विवरण हो गया दोस्तों। अब हम चलते हैं अपने हिमालयन आइबेक्स की तरफ, क्योंकि यह भी अभी जल्द ही चर्चा का मुद्दा रहा है। तो हिमालयन आइबेक्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी रख लेते हैं, ताकि एग्जामिनेशन में यदि उनसे संबंधित कोई प्रश्न पूछता है तो हमसे कोई भी मिस्टेक ना हो। अभी हाल ही में हिमालयन आइबेक्स की प्रजाति को चिन्हित किया गया है और इसे एक दूसरा नाम दिया गया है। तो हम जानते हैं कि इसकी प्रजाति का नाम क्या दिया गया है और ये कहाँ पे निवास करती हैं और इनकी विशेषता क्या है। तो हेडिंग डाल लीजिएगा हिमालयन आइबेक्स। यह मैं इसलिए बता रहा हूं दोस्तों क्योंकि अभी जल्द ही यह मुद्दा चर्चा में था। इसके नामकरण को लेके जल्द ही बातें की गई हैं। तो हम प्रजाति का नाम देख लेते हैं। हिमालयन आइबेक्स की प्रजाति का नाम क्या है? तो हिमालयन आइबेक्स की प्रजाति का नाम है कैप्रा सिवेरिका हिमालयंस। नोट कर लीजिए, कैप्रा सिवेरिका हिमालयंस, यह इसकी प्रजाति का नाम है दोस्तों। तो हिमालयन आइबेक्स की प्रजाति का क्या नाम है? कैप्रा सिवेरिका हिमालयंस। अब हम इनकी उपस्थिति देख लेते हैं कि ये किस किस स्थान पर निवास करती हैं या कहां कहां पर पाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इनसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो लिख लीजिए, ये एशिया के माउंटेन निवास, एशिया के माउंटेन निवास, उसके बाद भारत, भारत के बाद कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान और इसी के साथ लद्दाख श्रेणी के आगे पाकिस्तान, पाकिस्तान, ये इनकी उपस्थिति है दोस्तों। कहां कहां? एशिया के माउंटेन निवास, भारत, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, पाकिस्तान और दक्षिण साइबेरिया तथा चीन, दक्षिण साइबेरिया व चीन और रूस के कुछ बहुत क्षेत्रों में ये हिमालयन आइबेक्स पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, हिमालयन आइबेक्स या फिर आगे लिख लीजिएगा साइबेरियन। अब इनकी विशेषताओं के बारे में देख लेते हैं कि आखिर इनकी विशेषता क्या है दोस्तों। विशेषता यह है कि ये जंगली बकरी की प्रजाति है और यह इन समुद्र तल से ये 500 मीटर से लेके 6700 मीटर तक की ऊंचाई तक पाई जाती हैं। 500 मीटर से लेके 6700 मीटर तक की ऊंचाई पर ये पाई जाती हैं और यह चट्टानों पे भी चलने में निपुण होती हैं। इनको चट्टानों में चलने पर कोई असुविधा नहीं होती है दोस्तों। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब देख लेते हैं भारत के किस क्षेत्र में ये पाए जाते हैं, भारत के अंदर किन क्षेत्रों में इनका निवास स्थान है, इसको भी जान लीजिए। ये तो एशिया में हो गया माउंटेन निवास, भारत, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, पाकिस्तान, दक्षिण साइबेरिया व चीन। अब भारत के किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं वो भी देख लीजिए दोस्तों। तो भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में, आपको यह लद्दाख में देखने को मिलेंगे दोस्तों, लद्दाख में। लद्दाख के बाद जम्मू कश्मीर में, तो जम्मू कश्मीर को J&K लिख लीजिए, जम्मू कश्मीर में। और फिर हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों में, हिमाचल प्रदेश में, ये भारत में इनकी उपस्थिति हुई दोस्तों। लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, यहां पे साइबेरियन आइबेक्स और हिमालयन आइबेक्स को देखा जाता है दोस्तों। ठीक है, ट्रांस हिमालय के क्षेत्र में भी इनकी उपस्थिति सुनिश्चित की जाती है। आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस संस्था ने पोर्टेबल मल्टीफीड ऑक्सीजन मैनिफोल्ड मॉम को डिजाइन किया? अभी जल्द ही जब कोरोना का प्रकोप भारत में बढ़ने लगा, उसी समय
आपके पोर्टेबल मल्टीफीड ऑक्सीजन मैनिफोल्ड को डिजाइन किया गया। प्रश्न आपका यही है कि किस संस्था ने पोर्टेबल मल्टीफीड ऑक्सीजन मैनिफोल्ड को डिजाइन किया। इसको पोर्टेबल मल्टीफीड ऑक्सीजन मैनिफोल्ड को मॉम के रूप में भी जाना जाता है दोस्तों। तो आपके पास ऑप्शन है भारतीय वायुसेना, गृह मंत्रालय, भारतीय नौसेना या भारतीय थल सेना। तो आपका सही आंसर है दोस्तों भारतीय नौसेना। भारतीय नौसेना ने अभी हाल ही में एक से अधिक रोगियों को ऑक्सीजन हील कराने के लिए पोर्टेबल मल्टीफीड ऑक्सीजन मैनिफोल्ड को डिजाइन किया, जिसके द्वारा एक ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ 6 रोगियों को एक साथ ऑक्सीजन हील कराया जा सकता है। यह भारतीय नौसेना की अभी तक की सबसे बड़ी कामयाबी है सार्वजनिक क्षेत्रों में। आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, भारतीय नौसेना ने। दोस्तों भारतीय नौसेना ने ही मॉम को डिजाइन किया है। ठीक है, तो आप अपना आंसर नोट कर लीजिए कि किस संस्था ने पोर्टेबल मल्टीफीड ऑक्सीजन मैनिफोल्ड को डिजाइन किया, तो भारतीय नौसेना ने। अब इससे जो प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि भारतीय नौसेना के किस शाखा ने इसको बनाया, यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप लिख लीजिए नवल डकयार्ड विशाखापत्तनम के द्वारा यह बनाया गया है। नवल डकयार्ड विशाखापत्तनम के द्वारा पोर्टेबल मल्टीफीड ऑक्सीजन मैनिफोल्ड का निर्माण किया गया है दोस्तों। अभी हाल ही में डीआरडीओ ने भी एक से अधिक रोगियों के लिए एक वेंटिलेटर को डिजाइन किया है दोस्तों। किसने डिजाइन किया है? डीआरडीओ ने, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इसी की तर्ज पर, किसके? पोर्टेबल मल्टीफीड ऑक्सीजन मैनिफोल्ड के तर्ज पर एक नया पोर्टेबल मल्टीफीड वेंटिलेटर का डिजाइन किया है। ठीक है, और यह किसके लिए डिजाइन किया गया है? ताकि एक से अधिक रोगियों का उपचार एक ही वेंटिलेटर पे किया जा सके या एक साथ 6 रोगियों को ऑक्सीजन एक साथ हील कराया जा सके। इसके लिए भारतीय नौसेना ने पोर्टेबल मल्टीफीड ऑक्सीजन मैनिफोल्ड को डिजाइन किया और डीआरडीओ ने किसको डिजाइन किया है उसको भी नोट कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि यह भी एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो कोई भी प्रश्न बचना नहीं चाहिए। तो डीआरडीओ ने किसको डिजाइन किया दोस्तों? पोर्टेबल मल्टीफीड वेंटिलेटर को, पोर्टेबल मल्टीफीड वेंटिलेटर को। ठीक है दोस्तों, तो पोर्टेबल मल्टीफीड वेंटिलेटर डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया है। डीआरडीओ का पूर्ण रूप आप जानते ही हैं, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। भारतीय नौसेना ने मॉम को डिजाइन किया, पोर्टेबल मल्टीफीड ऑक्सीजन मैनिफोल्ड को डिजाइन किया। अब देख लेते हैं कि भारतीय नौसेना ने अन्य कौन सा सराहनीय कार्य किया है। तो भारतीय नौसेना ने अभी हाल ही में मेडागास्कर को सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन वनीला प्रारंभ किया है। यह प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों हर हाल में, क्योंकि ऑपरेशन वनीला काफी चर्चा में रहा, इसलिए आप इसको नोट कर लीजिए कि ऑपरेशन वनीला किसके द्वारा चलाया गया। तो ऑपरेशन वनीला चलाया गया है भारतीय नौसेना के द्वारा। किस लिए? मेडागास्कर में लोगों की सहायता के लिए, मेडागास्कर में लोगों की सहायता के लिए, दूसरे लोगों को हेल्प करने के लिए, लोगों की सहायता के लिए ऑपरेशन वनीला चलाया गया भारतीय नौसेना के द्वारा। तो यह इस टॉपिक से बनने वाले प्रश्न है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ, तो हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय तालाबंदी के समय रोजमर्रा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रज्ञाम मोबाइल ऐप जारी किया? अभी जल्द ही एक राज्य ने अपने नागरिकों के लिए एक मोबाइल ऐप प्रारंभ किया है, प्रज्ञाम मोबाइल ऐप। किस समय? राष्ट्रीय तालाबंदी के समय, यानी कि पूरे भारत में जब लॉकडाउन की स्थिति चल रही है तो लोगों को रोजमर्रा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अभी हाल ही में भारत के एक राज्य ने प्रज्ञाम मोबाइल ऐप जारी किया। तो आपका प्रश्न है कि वह कौन सा राज्य है जिसने प्रज्ञाम मोबाइल ऐप जारी किया? आपके पास ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, झारखंड, बिहार या फिर उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों आपका सही आंसर है झारखंड। प्रज्ञाम मोबाइल ऐप जारी करने वाला राज्य है झारखंड।
प्रज्ञान मोबाइल ऐप के द्वारा जो दूध के प्रोडक्ट है, सब्जी के प्रोडक्ट है, उनको ऑनलाइन मंगा के हर व्यक्ति तक आसानी से पहुंचाने का कार्य झारखंड सरकार ने किया है प्रज्ञान मोबाइल ऐप के द्वारा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा आंसर नंबर ऑप्शन बी, झारखंड। ठीक है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम एक नजर डालेंगे झारखंड सरकार के ऊपर कि झारखंड का वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, वहां के लोकसभा के सदस्यों की सीटों की संख्या के ऊपर ध्यान देंगे, अन्य बातों पर ध्यान देंगे जो झारखंड से बनने वाले प्रश्न हैं, जहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं झारखंड में एग्जामिनेशन में। हम उस टॉपिक्स को लेके आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, आइए एक नजर झारखंड पे डालते हैं। तो वर्तमान में झारखंड के सीएम कौन है दोस्तों, जल्दी जवाब दीजिए। तो वर्तमान में जो झारखंड के सीएम हैं हेमंत सोरेन जी हैं, हेमंत सोरेन, नोट कर लीजिए। हेमंत सोरेन इस समय झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है दोस्तों, अगर बात की जाए झारखंड की स्थापना की कि झारखंड की स्थापना कब हुई, तब भी आपका जवाब आपके पास होना चाहिए, आप पीछे नहीं हटेंगे। आप जानते हैं झारखंड को बिहार से बांट कर ही बनाया गया है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, झारखंड की स्थापना 15 नवंबर वर्ष 2000 में की गई। इसको नोट कर लीजिए, झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 को की गई। झारखंड की राजधानी क्या है दोस्तों, आप सभी को पता होगा, कॉमन सी चीज है दोस्तों, झारखंड की राजधानी है रांची। झारखंड की राजधानी रांची है दोस्तों, नोट कर लीजिए। झारखंड राज्य में कितने जिले हैं, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश राज्य में कितने जिले हैं, 75, उसी प्रकार झारखंड में कितने जिले हैं दोस्तों, तो झारखंड में कुल 24 जिले हैं, नोट कर लीजिए। और वर्तमान में झारखंड का राज्यपाल कौन है, यह भी जान लीजिए। इनसे भी कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। झारखंड हमारे लिए प्राकृतिक दृष्टिकोण से बहुत महत्व रखता है दोस्तों, इसलिए झारखंड से बनने वाले प्रश्नों की संख्या भी अधिक होती है। तो वर्तमान में झारखंड के राज्यपाल कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू वर्तमान में झारखंड के राज्यपाल हैं, नोट कर लीजिए दोस्तों। फिर हम देखते हैं लोकसभा, राज्यसभा व विधानसभा के बारे में। ठीक है, ऐसे एक लाइन खींच लीजिए, इसको साइड में नोट करते चलिए। लोकसभा सदस्यों की संख्या भी हम नोट करेंगे, राज्यसभा में सीटों की संख्या क्या है उसके बारे में भी बात करेंगे दोस्तों, कोई भी पॉइंट मिस नहीं करेंगे। ठीक है, यहीं से हमारा सारी चीजें क्लियर होती चलेंगी, हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। सिर्फ कुर्रम नहीं पूरा करना है, सिलेक्शन लेना है दोस्तों। तो लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है झारखंड में, तो वर्तमान में लोकसभा में 14 सीटें हैं। कितनी, 14 सीटें हैं, 14। और राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो वर्तमान में राज्यसभा की सीटों की संख्या 6 है और विधानसभा की सीटों की संख्या है 81 यानी 81। यह झारखंड का एक नजर हो गया इसके संसद के बारे में। लोकसभा में 14 सीटें, राज्यसभा में 6 और विधानसभा में 81 सीटें हैं दोस्तों। अब झारखंड से सटे हुए राज्य देख लीजिए, या सीमावर्ती क्षेत्र कह सकते हैं, सीमावर्ती राज्य। भौगोलिक दृष्टिकोण भी देख लीजिए कि कौन कौन से राज्य इसकी सीमा को टच करते हैं। तो हमारा उत्तर प्रदेश तो है ही दोस्तों, इसमें कोई डाउट है क्या, उत्तर प्रदेश, बिहार, नोट कर लीजिए। उत्तर प्रदेश, बिहार को ही काट के अलग किया गया है, तो बिहार से इसकी सीमा टच ही करेगी। तो उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ व पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल व छत्तीसगढ़, नोट कर लीजिए दोस्तों। ये सारी जानकारी कोई देगा नहीं, बस दे रहा हूं, नोट करते हुए चलिए, कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए दोस्तों। छत्तीसगढ़। और यहाँ पे जनजातियां कितनी पाई जाती हैं झारखंड, क्योंकि झारखंड जो है बैकवर्ड है, यहाँ पे जनजातियों की संख्या सबसे अधिक है। तो कितनी जनजातियां पाई जाती हैं झारखंड में, उनकी संख्या कितनी है दोस्तों, तो कुल 32 जनजातियां झारखंड में निवास करती हैं। यदि यहाँ के स्थानीय जनजातियों की बात की जाए तो संथाल, मुंडा सब झारखंड की ही जनजाति हैं। और आप जानते हैं संथाल विद्रोह कब हुआ, 1856 में, जब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम होने वाला था, उससे कुछ समय पहले ही संथाल विद्रोह हुआ। फिर 1899 के करीब में भगवान बिरसा मुंडा का विद्रोह हुआ। तो ये सारे विद्रोह
झारखंड से ही संबंधित है, तो एक नजर उसको भी देख लीजिएगा दोस्तों। यह झारखंड के बारे में पूरा एक नजर हो गया दोस्तों, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने लॉकडाउन के समय बैंकिंग को आसान बनाने के लिए व्हाट्सएप सेवा का प्रारंभ किया? दोस्तों चीजें थोड़ी लंबी जरूर जा रही हैं, पर अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप 5 प्रश्न भी पढ़ते हैं एक वीडियो में, तो उन 5 प्रश्नों से 25 प्रश्न बनने की संभावनाएं होती हैं, और उन 25 प्रश्नों को मैंने एक ही वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है। तो चीजें थोड़ी लंबी जरूर जाएंगी, पर जुड़े रहिए। आप ग्रुप ए से लेकर डी तक के एग्जामिनेशन को आसानी से क्वालिफाई करेंगे अगर आप प्रत्येक वीडियो को इसी तरह देखते रहेंगे, लोगों तक शेयर करते रहेंगे, पहुंचाते रहेंगे। तो आइए देखते हैं, किस बैंक ने लॉकडाउन के समय बैंकिंग सेवा को आसान बनाने के लिए व्हाट्सएप सेवा का प्रारंभ किया? आपके पास ऑप्शन है आईडीबीआई बैंक, एसबीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक या पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी। तो दोस्तों बता दूं, आपका जो सही आंसर है वह है आईसीआईसीआई बैंक, यानी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आईसीआईसीआई बैंक ने मोबाइल के जरिए व्हाट्सएप सेवा का प्रारंभ किया ताकि इस राष्ट्रीय तालाबंदी के समय, लॉकडाउन के समय, वो बैंकिंग सेवा को आसान बना सके और इसकी सुविधा जन जन तक पहुंचा सके। तो आईसीआईसीआई बैंक ने यह ठोस कदम उठाया है जनहित के लिए, लोगों के हित के लिए, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा आईसीआईसीआई बैंक। इस टॉपिक से भी और कई प्रश्न बनते हैं दोस्तों, उन्हीं को मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। जैसे जो बनने वाला प्रश्न है वह हो जाएगा कि आईसीआईसीआई बैंक का गठन कब हुआ। यह भी जानना जरूरी है कि जिस बैंक के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिसने व्हाट्सएप सेवा प्रारंभ करने का इतना बड़ा निर्णय लिया ताकि बैंकिंग सेवा को आसान बनाया जा सके, उसका गठन कब हुआ दोस्तों? तो आईसीआईसीआई बैंक का जो गठन हुआ वह जून 1994 में हुआ। कब हुआ दोस्तों? जून 1994 में। और कहां पे किया गया? उस स्थल का नाम क्या है जहां पे इसको स्थापित किया गया? तो बड़ोदरा। जून 1994 में बड़ोदरा में आईसीआईसीआई बैंक की नींव पड़ी और इसका गठन हुआ। अगर बात करें कि वर्तमान में आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है दोस्तों? तो संदीप बख्शी जी वर्तमान में सीईओ हैं आईसीआईसीआई बैंक के, नोट कर लीजिए, संदीप बख्शी जी। और इसी की तर्ज पे, जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक ने व्हाट्सएप सेवा प्रारंभ किया बैंकिंग सुविधा को आसान बनाने के लिए, इसी की तर्ज पर अभी हाल ही में मोबाइल एटीएम ऐप लॉन्च किया गया है एक बैंक के द्वारा, जिसको हम इंडियन बैंक कहते हैं। इंडियन बैंक ने आईसीआईसीआई बैंक के तर्ज पर ही मोबाइल एटीएम ऐप लॉन्च किया है, जिसके द्वारा वह जन जन तक यह सुविधा प्रदान कर सके और एक मोबाइल एटीएम के थ्रू लोगों को रुपए मुहैया करा सके। तो याद रखिएगा, मोबाइल एटीएम ऐप किसने लॉन्च किया? तो इंडियन बैंक ने मोबाइल एटीएम ऐप, इसको लॉन्च किया है दोस्तों इंडियन बैंक ने। और इंडियन बैंक अभी हाल ही में चर्चा का विषय रहा है दोस्तों, क्योंकि 1 अप्रैल 2020 को इलाहाबाद बैंक को इंडियन बैंक में मर्ज कर दिया गया। इसलिए इस बैंक को आप जरूर लिख लीजिए कि मोबाइल एटीएम ऐप लॉन्च करने वाला पहला बैंक बना है इंडियन बैंक। इंडियन बैंक वही बैंक है जिसमें इलाहाबाद बैंक को मर्ज कर दिया गया है दोस्तों। तो इस बात को मिस मत करिएगा, इसको नोट कर लीजिए। आइए देख लेते हैं कि इंडियन बैंक का मुख्यालय कहां है दोस्तों, इससे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इंडियन बैंक का मुख्यालय हम देख लेते हैं और इसके सीईओ के बारे में भी एक नजर देख लेते हैं दोस्तों। तो इसका मुख्यालय है चेन्नई में। इंडियन बैंक का जो मुख्यालय है दोस्तों कहां पे स्थित है? चेन्नई में। और यदि सीईओ की बात की जाए, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की बात की जाए, तो पद्मजा, इस समय पद्मजा चुंदुरु इनके सीईओ हैं। कौन? पद्मजा चुंदुरु, नोट कर लीजिए दोस्तों। और यदि आपसे आईसीआईसीआई बैंक का मुख्यालय पूछे तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? वर्तमान में आईसीआईसीआई बैंक का जो मुख्यालय है वह मुंबई में है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए।
वर्तमान में आईसीआईसीआई बैंक का जो मुख्यालय है वह मुंबई में है और इंडियन बैंक का मुख्यालय चेन्नई में है। इंडियन आईसीआईसीआई बैंक के जो वर्तमान सीईओ हैं वो संदीप बख्शी जी हैं और इंडियन बैंक के जो वर्तमान सीईओ हैं पद्मजा चंदुरु जी हैं। इंडियन बैंक वह बैंक है जिसको 1 अप्रैल 2020 में जिसके अंतर्गत इलाहाबाद बैंक को मर्ज कर दिया गया। तो यह पूरा डिस्क्रिप्शन हो गया दोस्तों 5 प्रश्नों का, जिससे बनने वाले प्रश्नों की संख्या एग्जामिनेशंस में काफी अधिक होगी। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों को हमारे साथ जुड़ने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।